नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है और कार्यक्रम अभ्यास के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त विनीता। आज जो विषय हमने लिया है वो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का, और इसमें हमारे जो आज एक्सपर्ट हैं वो हैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं। और इनकी जो बातें हैं आपने पहले भी सुनी हैं, आपको बहुत पसंद आई है, तो आज हम फिर से उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर आपके जो भेजे सवाल हैं उसके जवाब की उम्मीद करते हैं। तो आपका पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। जो सवाल हम करेंगे वो तो एक परंपरा है, लेकिन उसके पहले एक और सेगमेंट हम ज़रूर सुनवाते हैं अपने दोस्तों को, वो है एक्सप्लेनर्स सेगमेंट। तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर्स सेगमेंट, जिसे पेश करेंगी सरिता भाटिया। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और आयोग के प्रमुख को मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। ये अपने जनादेश, शक्ति और कार्यों में एक बहुत ही अनूठी एजेंसी है। ये देश की उन कुछ एजेंसियों में से एक है जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और इसका एकमात्र संवैधानिक कर्तव्य निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना है। चुनाव आयोग की भूमिका एक सूची तैयार करना और मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, चुनाव के लिए समय सारणी तैयार करना, योग्य उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति देना और राज्य में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। इस पहल ने शारीरिक श्रम को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। चुनाव आयोग की भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि वोटों की सही गिनती हो। मतदाता पंजीकरण से लेकर मतगणना तक चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कराने की गारंटी देने के लिए आयोग चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इस प्रणाली ने 1993 में वोटर आईडी प्रणाली की शुरुआत की। आयोग की भूमिका भारत के चुनावी नियमों का मसौदा तैयार करने और उन्हें लागू करने की भी है। भारत का चुनाव आयोग प्रक्रिया को और भी आसान और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए चुनाव परिदृश्य में विकास लाने की कोशिश करता है। जैसे निकाय ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2004 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत की और नोटा को जोड़ा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में और अभी आपने सुना हमारा आज का एक्सप्लेनर सेगमेंट। अब सवालों की जो एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास, उसको शुरू करते हैं। और पहला सवाल जो है। नमस्ते, मेरा नाम शेफाली है और मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा आज का सवाल यह है कि क्या राजनीति विज्ञान साइंस है और यह विषय प्राकृतिक विज्ञान से कैसे भिन्न है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और जब हम शुरू में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किए थे तो उस समय से ही ये सवाल जो है बार बार आता रहता है। जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस का संबंध है, इनफैक्ट क्या हुआ है कि अरिस्टोटल ने इसको पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस बोला था जी। और अरिस्टोटल आप जानते हैं कि 2500 साल पुराने हमारे पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर रहे हैं। और उसके बाद फिर एक बार मेटलेन ने यहाँ तक कहा कि पॉलिटिकल साइंस की जब मैं कापियाँ चेक करता हूँ तो मुझे इस बात पर अचंभा होता है कि इसमें साइंस कैसे लिखा गया है। मुझे प्रश्नों पर अचंभित नहीं होता है बल्कि इसके टाइटल पर होता है। तो और उसी तरीके से फिर अगर हम ब्राइस की बात करें तो लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो प्रगतिशील विज्ञान है। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें तो उससे मुझे लगता है कि ये बात सामने आती है कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहने में कॉन्टेस्टेशन हो रहा है बार बार। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें ये जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि साइंस क्या होती है। साइंस हम किसी भी चीज़ को इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंस एक व्यवस्थित ज्ञान की तरफ इशारा करती है। और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में जो अरिस्टोटल के टाइम में अगर बात करें तो उस समय तो वो बात नहीं थी। लेकिन जब हम 20वीं सदी में आते हैं तो 20वीं सदी में व्यवहारवादी बिहेवियरलिस्ट हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने इसको साइंस बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और उन्होंने ये कहा है कि इसमें हम लोग व्यवस्थित रूप से ज्ञान
को उपार्जित कर सकते हैं। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो प्रयोग, अवलोकन और अनुभव। तो क्या हम पॉलिटिकल साइंस में प्रयोग कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? जी। तो इससे जो व्यवहारवादियों का कहना है कि हम ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो राज्य की प्रकृति से संबंधित जब हम पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हम लोग उसमें प्रयोग के आधार पर और एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये साइंस है। जबकि जब हम मेटलेन की तरफ जाते हैं या क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं तो उसमें एक बात जो महत्वपूर्ण आती है वो ये होती है कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो सामग्री है वो सामग्री जो है वो उस तरह से व्यवस्थित नहीं है जिस तरीके से साइंस में चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। जैसे अगर हम फिजिकल साइंस की बात करें तो उसमें छोटे छोटे तत्व होते हैं, उनको आप जो है व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन साइंस क्योंकि लोगों से मतलब संबंधित है और लोगों की प्रकृति जो है वो चेंज होती रहती है, तो इस वजह से ये कहना कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है ये अपने आप में एक तरीके से कहना चाहिए डिबेटेबल है। लेकिन जो ब्राइस की मैंने आपसे बात की थी, ब्राइस का ये कहना है कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो साइंस की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जा रहा है? उनका कहना ये है कि इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि आजकल जो है पॉलिटिकल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इलेक्शंस आते हैं, पॉलिटिकल मार्केटिंग होती है, पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट्स हैं आजकल। जो ये दोनों तरीके के लोग हैं, ये दोनों तरीके के लोग साइंस के बहुत सारे तत्वों को इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है साइंस की तरफ प्रगतिशील है। बहुत बढ़िया। और मेरा ख्याल है अगला सवाल जो आपसे हम पूछने जा रहे हैं। मेरा नाम वैशाली है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक सिद्धांत में संकट की प्रकृति क्या है? कुछ उदाहरण सुझाइए। जो राजनीति विज्ञान में ये कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान का जो है हवास हो रहा है धीरे धीरे, एंड ऑफ पॉलिटिकल थियरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें एक्चुअली एक जो बात है वो ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में ये कहना है कि 20वीं सदी के बाद जो है उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे हैं, कोई नई चीज़ें उभर के नहीं आ रही हैं। जैसे अगर हम पुरानी बात करें, मान लीजिए हम प्लेटो की बात करते हैं, एरिस्टोटल की बात करते हैं, उसके बाद होब्स, लॉक, रूसो की बात करते हैं, और फिर जब हम 20वीं सदी में आते हैं तो 20वीं सदी में आने के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि कोई नए कॉन्सेप्ट्स एज सच नहीं आ पा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल थियरी का जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये डिक्लाइन होने का मुझे लगता है कि, लेकिन ये डिक्लाइन जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिहेवियरलिस्ट हैं उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को जब साइंस की ओर ले जाने की कोशिश की है तो तब ये जरूर कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल थियरी का जो है वो डिक्लाइन जो है जरूर दिखाई देता है। लेकिन अगर आप वास्तव में देखें तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो या पॉलिटिकल थियरी जो है वो अपने आप में प्रगतिशील तरीके से कार्य कर रही है। लेकिन एक ये पक्की बात है कि जिस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि समाज परिवर्तित हो रहा है, हमारी राजनीति परिवर्तित हो रही है, इकोनॉमी परिवर्तित हो रही है, उसके हिसाब से जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए राजनीति को समझने के लिए शायद वो उस तरीके से आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल थियरी एज सच। जी, अब हम अपने श्रोताओं से, खासकर उन श्रोताओं से जो इस कार्यक्रम को रेगुलरली सुनते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई भी एम्बिग्विटी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए हम अपना एक व्हाट्सएप नंबर है उन्हें बता दें 9289094044 पर। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने ओपिनियन हमें देंगे, हमें बताएंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है और कौन सा विषय आपको लगता है हम उसे बार बार लें। और साथ ही साथ ये भी हम बता दें कि अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं तो abhyas.airnews@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और शनिवार रात 9:30 बजे ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट होता है, इस बात से तो आप अवगत होंगे ही। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल है, मेरा नाम रीता झा है, मैं दिल्ली की निवासी हूँ। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है?
जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो जस्टिस का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि प्लेटो क्योंकि प्रथम राजनीतिक विचारक माने जाते हैं, तो उन्होंने भी उस समय में जो प्रकृति इसका सिद्धांत दिया है, जस्टिस का सिद्धांत दिया, तो उनका न्याय का सिद्धांत जो है वो बेसिकली उन्होंने न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है एक डायलॉग की फॉर्म में। और उसमें 5 लोग बात कर रहे हैं, तो 5 लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं और फिर वो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो प्लेटो का बेसिकली ये कहना है कि जो राज्य है वो ह्यूमन जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए बना हुआ है, और न्याय वही है कि सभी लोग अपना अपना कार्य, अपनी अपनी जिसको कहते हैं ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस पूरा करें। और जब वो ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं तो उन्होंने समाज को जो है 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा, और उनका बेसिकली यही कहना था कि जब हम लोग जो हैं, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी नीड्स को नहीं, बल्कि जो व्यक्ति जो है वो अपनी बात को ठीक से रखेगा और अपना कार्य करेगा, तो वही न्याय है। लेकिन एक्चुअली अगर हम आज के संदर्भ में देखें कि न्याय जो है उस तरीके से आज के संदर्भ में अगर देखेंगे तो वो वैसा न्याय नहीं है। जैसे अगर मैं उसको इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था को माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था में हर एक व्यक्ति को या हर एक वर्ग को एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए ही उसको कहा जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कम से कम 100-150 सालों में वर्ण व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो जो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो उनका कहना बेसिकली यही था कि हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटीज़ करे और अपना अपना ही कार्य करे। लेकिन बल्कि जब व्यक्ति उनमें जो बहस हो रही थी, एक ने यहाँ तक कहा कि न्याय जो है वो मजबूत के पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन फिर ये बहस हुई कि न्याय हमेशा मजबूत के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए जो प्लेटो जो है वो आइडियल स्टेट और फिलोसफर किंग की बात करते हैं। और फिलोसफर की जब वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं तो आइडियल स्टेट में उनका कहना, बल्कि वो सबसे पहले ऐसे राजनीतिक विचारक माने जाते हैं जिन्होंने कम्युनिज्म की भी बात की। हालांकि उन्होंने कम्युनिज्म एक अलग तरीके से की, जिसको कहते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, उनका एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो बेसिक इसमें बात यह है कि उनका जो न्याय का सिद्धांत है, वो न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि आपको जो कार्य दिए गए हैं और जिस कार्य को आपको एक तरीके से थोपा गया है समाज के द्वारा, आपको वही कार्य करने। लेकिन मौजूदा संबंध में जो कॉन्सेप्ट है इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है, और इसमें यह भी आया है कि उसमें परिवर्तित होना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक व्यक्ति को ट्रेडिशनली जो कार्य दिए गए हैं वही केवल वो कार्य ही करे, ये किसी भी समाज में संभव नहीं है। तो इस वजह से उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक भी हमारे लिस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो बताइए कौन सा गाना होगा जो आप पसंद करते हैं कि हमारे श्रोता सुने? रुक जाना नहीं तू हार के, ये वाला गाना मुझे जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये फिल्म इम्तिहान से है, और इसमें भी, इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर्स थे वो सब स्टूडेंट्स ही थे, और प्रोफेसर जो इस फिल्म के हीरो थे विनोद खन्ना, वो आप ही की तरह के प्रोफेसर थे जो बच्चों को बहुत सारी अच्छी बातें बताते थे और साथ में कभी कभी गाना भी सुनाते थे। तो ये गाना उन्होंने ही सुनाया। आइए सुनते हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले
साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। नैना जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। नैना जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिल्म इम्तिहान से आपने ये गाना सुना जो कि किशोर कुमार की आवाज़ में था। और साथ ही हम ये भी बता दें कि हमारे साथ आज प्रोफेसर नरेंद्र कुमार हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं। और सवाल तो हम लोगों ने लिए लेकिन अभी कुछ एक सवाल और बाकी है। तो ये सवाल आपके लिए। मेरा नाम नसर इकबाल है। मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं? भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक उदाहरण देकर समझाइए। दबाव समूह बेसिकली क्या है कि कुछ विशेष इंटरेस्ट को लेके कुछ लोग जो हैं वो एक समूह को निर्माण करते हैं। बेसिकली उसको जो है हम लोग दबाव समूह कहते हैं। और दबाव समूह जो होते हैं वो उनका बेसिक कार्य जो होता है वो सरकार के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी पॉलिसी में परिवर्तन करना या किसी भी पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट करवाना या किसी नई पॉलिसी को बनवाना। ये मुझे लगता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स का बेसिक कार्य जो है वो इस तरीके से होता है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे वो डेमोक्रेसी में जो प्रेशर ग्रुप्स का जो रोल होता था वो कॉन्टिन्यूसली प्रेशर ग्रुप्स अपना कार्य करते रहते थे। लेकिन जब से हमने लिबरलाइजेशन वाला प्रोसेस देखा है तो तब से हमें ऐसा लगता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका रोल काफ़ी कम हो गया। हालांकि ये कहना गलत होगा कि प्रेशर ग्रुप्स ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जैसे जो टीचर्स एसोसिएशंस हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशंस हैं, ये आज भी मौजूद हैं
और वो अपने जब भी कोई मुद्दा आता है तो ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए उठाते हैं, कोशिश जी। करते हैं। और दूसरी उसमें बात ये है कि जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, इंजीनियर्स की एसोसिएशंस है, तो लॉयर्स की एसोसिएशंस है, तो ये इस तरीके के ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये बेसिकली कार्य यही करते हैं कि वो अपने जो समूह के व्यक्ति होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक एक विशेष संदर्भ में अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा कि जैसे आपने देखा अभी कि जो 3 पीजेंट्स वाले जो लॉ लाए गए थे, जिसको क्या फार्म लॉज, फार्म लॉज जो लाए गए थे, वो फार्म लॉज को रुकवाने का कार्य जो है वो एक तरीके से भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त मोर्चा, किसानों का जो संयुक्त किसान मोर्चा जो था उन्होंने किया, जो कि एक प्रेशर ग्रुप ही था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को सरकार जो है बहुत लंबे समय से लागू करवाना चाहती थी और लागू करने की पूरी कोशिश भी की, पास भी हुए, लेकिन सरकार को प्रेशर ग्रुप की वजह से, जो संयुक्त किसान मोर्चा या उस तरह के जो लोग एक साथ इकट्ठे हुए, उसकी वजह से सरकार को वो फार्म लॉज को वापस लेना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज के समय भी प्रेशर ग्रुप्स की अपनी प्रासंगिकता है। और जैसे आप देखेंगे कि जो टीचर्स एसोसिएशंस है, स्टूडेंट्स एसोसिएशंस है, आप देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है वो बहुत जो है लार्ज स्केल पे कार्य करती हैं। मुझे लगता है कि उनका जो स्टूडेंट्स के प्रेशर ग्रुप्स हैं वो तो पूरे दिल्ली में मतलब क्योंकि देखिए उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ जो है नई दिल्ली या कहना चाहिए कि पुरानी दिल्ली या वेस्ट दिल्ली नहीं है, पूरी की पूरी दिल्ली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो आप देखिए कि वो कितना बड़ा प्रेशर ग्रुप होगा, कितने बड़े प्रेशर ग्रुप में वो कार्य करते होंगे। बेसिक ये कहने का मतलब है कि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो ट्रेड यूनियंस के रूप में कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं और स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उसके लेवल पे आज की डेट में भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो अगला सवाल है वो है कि My name is Anjali. I am from Pithoragarh, Uttarakhand. My question is, kindly differentiate between equality of welfare and equality of opportunity. कल्याण की समानता जो है वो बेसिकली क्या है कि वस्तुओं के वितरण से संबंधित है, और जो अवसर की समानता है वो पद और प्रतिष्ठा के वितरण से संबंधित है। तो जो कल्याण की समानता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जिन व्यक्तियों को चीज़ों का वितरण किया जाना है वो वितरण जो है वो सही तरीके से हो और हर एक व्यक्ति को वो मिल सके। जैसे अगर आप देखें जो पेंडेमिक चल रहा था तो पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों में, क्योंकि उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें योगदान करने की कोशिश की, जैसे कि खाना देते थे। तो जो वो वस्तुओं की डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उस वस्तुओं के डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक तरीके से कह सकते हैं कल्याण की समानता। लेकिन कल्याण की समानता बेसिकली हम जो है राज्य के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, सरकार के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार जब किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से आवंटित करने की कोशिश करती है उसको हम लोग कल्याण की समानता कहेंगे। और अवसर की समानता जो है, अवसर की समानता वो पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने और जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना ही जो समानता का जिसको कहते हैं कि अधिकार वाली बात जो है वो, या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो इस तरीके से परिभाषित जनरली की जाती है। जी, और अब अगला सवाल पूछ रहे हैं नीतीश। मेरा सवाल है, पॉलिटिकल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से काम आ सकता है? अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स को 9th 10th 11th 12th के लेवल पे भी पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट की होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में कि सरकारें कैसे चलती हैं, सरकार के विभिन्न उसके जो है समूह होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। तो इस बात को लेके हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे अगर आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में भी इंडियन पॉलिटी नाम का अलग से एक सब्जेक्ट होता है जी। तो और जो बाकी के बहुत सारे जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, जैसे जनरल स्टडीज़ होती हैं, तो जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आते हैं। और पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन भी आते हैं जो आज की हमारी आसपास की राजनीति हो रही है, विभिन्न संस्थाएं जो जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और
और जो है लेजिस्लेचर किस तरीके से कार्य कर रही है, वो भी जो है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस एक जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जी, और मैं उन परीक्षार्थियों को बोल दूं कि जब वो तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हें तैयारी करनी होती है अभ्यास करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट्स होगा और वो बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हम अपना एक और सेगमेंट भूल रहे हैं, तो वो सेगमेंट हम अपने दोस्तों को सुनवा दें, और वो है फैक्ट फाइल, जिसमें कि आज का विषय है माइलस्टोन्स ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया। प्रेजेंट करेंगी सरिता भाटिया। भारत की 100 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक की यात्रा और संबंधित उपलब्धियां। 16 जनवरी 2021 को भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत के 10 महीने में 100 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक उपलब्धि हासिल की गई। लगभग 300 मिलियन लोगों को विशाल आबादी को टीका लगाने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को हरी झंडी दी। 16 जनवरी 2021 को शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के चरण 1 में सभी स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता टीका लेने के पात्र थे। 1 मार्च 2021 को टीकाकरण कार्यक्रम का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें 60 वर्ष से अधिक की आबादी और सहरुग्णता वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण के लिए पात्र बनाया गया। कार्यक्रम को 1 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए बढ़ा दिया गया था। 13 अप्रैल 2021 को DCGI ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी। कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार पूरी वयस्क आबादी के लिए किया गया था, जो कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए 1 मई 2021 को किया गया था। भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा दुनिया की पहली DNA आधारित कोविड वैक्सीन को 20 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई थी। ये 3 शॉट वाली वैक्सीन है और 12 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इसके साथ टीका लगाया जा सकता है। इसके जल्द ही बाजारों में आने की उम्मीद है। 12 अक्टूबर को ड्रग रेगुलेटर की विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने की सिफारिश की। 17 सितंबर को देश ने पहली बार एक दिन में 2 करोड़ खुराक के आंकड़े को पार किया। उस दिन 2.15 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए थे। साथ ही देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 अक्टूबर को कोविड टीकों की ड्रोन डिलीवरी शुरू की। फैक्ट फाइल के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं, और हम आपको ये बता दें कि अगला अंक जो हमने लिया है वो है भूगोल यानी ज्योग्राफी पर, और उस पर भी स्पेसिफिकली हम लोग एनवायरमेंट साइंस पे बात करेंगे। तो इस विषय पर आप अपने सवाल हमें जल्द से जल्द भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको याद होगा 9289094044, और इसके साथ ही मुझे यानी विनीता को और हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर नरेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।